नज़ीर का अहद और उस अहद के मासरी। देखिए, तलबा व तालिबात। नज़ीर अकबर आबादी, वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1830 ईस्वी में देवरी में हुई। ये आप लोग जानते हैं। कम उम्री में ही वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का नाम मोहम्मद फारूक था। अपनी वालिदा के साथ अकबर आबाद आ गए। कहा जाता है कि बहुत कम उम्री में, यानी 11 साल की उम्र से उनकी शायरी की इब्तिदा हो जाती। नज़ीर दिल्ली से अकबराबाद आए और फिर सारी जिंदगी अकबराबाद के होकर रह गए। पूरी अपनी जिंदगी अकबराबाद में गुजारी। और इसीलिए देखिए, नज़ीर के लिए मैंने कहा था कि नज़ीर ने तखय्युल से काम कम लिया है और अपने ज़ाती तजुर्बातों मुशाहिदात से काम ज्यादा लिया है। तबीयत से एक आज़ाद मनश शख्स से फकीराना जिंदगी गुजारते थे, जो सूफिया का तरीक़ाकार होता है। सादा लो इंसान थे। इखलाक की तारीफ नज़ीर अकबर आबादी की सभी ने की। ये जो किताब अभी जिक्र कर रहा था नज़ीर अकबर आबादी पर, एक अच्छी किताब, हवाले की सनद रखती है किताब रूहे नज़ीर। ये पहली बार, इसको लिखने वाले इनके मुसन्निफ का नाम है महमूद अकबर आबादी। अकबर आबाद यानी आगरा से ही पहली बार 1922 में शाये हुई और दूसरी दफा 1946 ईस्वी में शाये हुई, मुसन्निफ की जिंदगी में ही। उसके बाद मुख्तलिफ एडिशन इस किताब के निकलते हैं। उसमें भी नज़ीर के इखलाक की तारीफ की गई है कि जिससे मिलते थे, बड़े सादा लो शख्स थे, इनकिसारी से मिलते थे। मैंने अर्ज भी किया था कि अपने कस्बे माश के लिए जो तरीका अख्तियार किया था वो एक मुअल्लिम का था, मौलवी थे, ट्यूटर जिसे कहते हैं। ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया करते थे और यही उनकी आमदनी का जरिया था। उस वक्त एक लाला थे उन्हीं के पड़ोस के, उनके घर पे बच्चों को पढ़ाते थे, कायस्थ थे और वहां से उनको पैसा मिलता था। उनकी भी इज्जत हालांकि बहुत थी और इसके जरिए वो अपनी जिंदगी चलाते थे। ज्यादा मालो दौलत की हवस उनको कभी नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नज़ीर अकबर आबादी को लखनऊ से एक तरह से आप कहते हैं इन्विटेशन आया कि वो लखनऊ में आ जाए और यहाँ शायरी करें। ये बड़ा अच्छा मौका था नज़ीर अकबर आबादी के लिए कि लखनऊ में माशी एतबार से भी वहाँ पर दौलत की फरावानी थी, खुद मुख्तार हुकूमत थी, शेर व शायरी का चर्चा काफी ज्यादा था। तो नज़ीर आ जाते तो बहरहाल उनको इनाम व इकराम के साथ साथ दादो देशी भी उस जमाने में ज्यादा मिलती। मगर नज़ीर ने किसी तरह का समझौता नहीं किया। ये उनके तबीयत के लिए गरा था, फिर आजाद न रह पाते, दरबार से जुड़ जाते। देखिए, तो नज़ीर ने पूरी जिंदगी आगरे में गुजारी। अपनी एक नज्म है, उसमें खुद नज़ीर कहते हैं, इन 4 मिसरों में सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि अकबराबाद से किस कदर उनको मोहब्बत थी। अपने वतन से हर इंसान को होती है जहाँ से वो जुड़ा होता है, जो आपका आबाई वतन है, जहाँ पैदा होते हैं, उसकी मिट्टी से मोहब्बत होना इसी को कहते हैं। जरूरी नहीं कि मिट्टी को लेके जो है पूजा शुरू कर दी जाए। क्या फरमा रहे हैं नज़ीर अकबर आबादी, एक बंद एक नज्म का देखिए, याद आ गया। आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो तबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। नज्म लिख रहे हैं नज़ीर और उसमें अपने बारे में लिख रहे हैं ये चीजें। इन 4 मिसरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आगरे से उनकी कितनी मोहब्बत है। यही वजह है कि देखिए आगरा के बाजारों का, मेलों का, ठेलों का, सबका जिक्र कर डाला, कुछ नहीं छोड़ा। गजक बेचने वाले का जिक्र है, ककड़ियों का जिक्र है, ककड़ी बेचने वाले का जिक्र है ना, बलदेव जी के मेले का जिक्र है, हिंडोले का मेले का जिक्र है, शबे बारात का जिक्र है, होली का जिक्र है, पीर साहब की मजार का जिक्र है, चिश्ती रहमतुल्लाह का भी जिक्र है। और इंसान की जो
परेशानियां हैं, मुफलिसी उसका जिक्र है, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, कबूतरबाजी, वतनबाजी, मतलब मैंने कहा ज़ेरे आसमां तक कोई शायद ही हो ऐसा मौजूद जो छोड़ दिया हो। आप समझ लीजिए पतंगबाजी, कबूतरबाजी, बिल्कुल सही करें, ये सारी चीजें जो है नदीर के कलाम में यकजा हो गई। तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात ज्यादा इसलिए हो जाती है कि उस वक्त नजीर अकेले ये काम कर रहे हैं। आज हमारे सामने नमूने हैं हर तरह की शायरी, इसलिए नजीर को हम नज्म निगारी का भी और नज्म जदीद का भी, और ये मेरी अपनी जाती राय है बिल्कुल, कि नज्म जदीद की इब्तिदा नजीर अकबराबादी से हो जाती। अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद, ये जो दागबेल नजीर अकबराबादी ने डाल दी थी, इसको और मुस्तहकम करते हैं, इस रवायत को आगे बढ़ाते हैं। मगर मुजिद नहीं है, मुजिद है नजीर अकबराबादी। चाहे वो मौजूआत की बात हो, चाहे हैयत की बात हो, सारे तजुर्बे, सारे इज्तिहादात नजीर कर चुके हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि बाद मर्तबा उन्होंने अवाम की जुबान को अख्तियार किया है, तो इस तरह से कर लिया है कि अवाम में वो चीजें जो आम बेतकल्लुफ गुफ्तगू में बोल दी जाती हैं, मगर एक शाइस्ता या सुस्ता जुबान के तहत या एक कायदे की महफिल है, वहां पर मायूब समझी जाती है। नजीर ने इस्तेमाल किया कमीना का लफ्ज, तड़ाक फड़ाक थप्पड़ धप्पड़, ये सब बड़े आसानी से नजीर ने कर लिया इस्तेमाल। तो ठीक है, ये थोड़ी सी कमी है, बाज़ जगह अखर जाती है, इसकी ज्यादा हो जाती है तादाद। तो ये हर शायर के साथ है, और तनकीद का मामला ही ये होता है कि जब भी किसी के बारे में आप नजरिया कायम करेंगे, तो तनकीद का मतलब ये नहीं कि सारी तारीफें उठा के कर दिया झूठी सच्ची। तनकीद यही है कि आप उसके कलाम का ईमानदारी से जायजा खान फटक करेंगे, और जो चीजें अच्छी हैं उनको एक तरफ करेंगे, जो मायब हैं या कमियां हैं उनको एक तरफ कर देंगे। तो ये हर शायर के साथ है कि बास कमियां उसके यहाँ मिलती हैं, ना उससे मीर इस्तिस्ना है, ना गालिब यहाँ तक की इस्तिस्ना है। तो नजीर के यहाँ भी वो चीजें आ जाएंगी। इतनी मकदार में अगर कलाम कह रहा होगा शायर, तो जाहिर सी है ये चीजें नजीर क्या हैं। उसका जिक्र खास कर जो नक्स है, आप कह दीजिए इल्मे बयान शायरी में जो आता है उसके तहत जो कमियां हैं, उसका जिक्र करेंगे जब नजीर के गजलों पे बात करेंगे। मगर नज़मों का बादशाह है नजीर अकबराबादी। अब देखिए बात ये आ रही, ये बताने के बाद मैंने कहा है कि नजीर का अहद कौन सा है, यानी 18वीं सदी 19वीं सदी का, 18वीं सदी का निस्फे अव्वल और निस्फे आखिर दोनों। 1740 में पैदाइश हो रही है, 1830 में उनकी वफात हो रही है। अब ये अहद कौन सा है, देखिए मीर तकी मीर की पैदाइश 1725 ईस्वी मानी जाती है। सौदा उसी अहद के हैं, सोल्स उसी अहद के हैं, है ना। दर्द तकरीबन उसी अहद के हैं। तो ये वो अहद है कि जब जो उर्दू के ताल्लुक से दो बड़े अदबिस्तान माने जाते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स माने जाते हैं, वो दोनों मौजूद हैं। यानी लखनऊ में मीर जैसा शायर है, सौदा जैसा शायर है, गर्देजी हैं, उसके बाद शेफ्ता हैं, ये तमाम लोग मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ चले आइए, लखनऊ दबिस्तान, अवध का जो दबिस्तान है जिसका मरकज लखनऊ है, वो भी अपने शबाब की तरफ पहुंच चुका है, तकरीबन उनफाने शबाब से शबाब की तरफ।
اور دہلی کے خود بہت سے شعراء دہلی سے منتقل ہو کر لکھنؤ پہنچ گئے ہیں، دہلی کے حالات سے پریشان ہو کر۔ لکھنؤ میں نسبتاً خوشحالی ہے معاشی طور پر، جس کی وجہ سے وہاں پر شعر و شاعری کا اور دوسرے فنون لطیفہ کا چرچا زیادہ ہے۔ اب اس وقت لکھنؤ میں کون کون سے شعراء ہیں؟ اہم شعراء کا ذکر کرتا ہوں جو لکھنؤ دبستان کے نمائندہ شعراء بھی کہے جاتے ہیں۔ سید انشا لکھنوی بھی جنہیں کہا جاتا ہے، 1752 عیسوی میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کا BA 4 سیمسٹر کا کیونکہ یہ پیپر ہے تو سب کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا ہے، متحمل نہیں ہوگا یہ کورس آپ لوگوں کے لیے اتنا، تو اس میں میں آپ لوگوں کو نام بتائے دے رہا ہوں، چند جو اہم شاعر ہوں گے ان کا مختصر تعارف بھی پیش کروں گا۔ تو ایک شاعر نام لیا میں نے، سید انشا، ان کی پیدائش 1752 عیسوی میں فیض آباد میں، دارالسلطنت 1775 عیسوی میں آصف الدولہ نے فیض آباد سے لکھنؤ کو کر دیا وط کا، یہ بھی لکھنؤ چلے آئے۔ تو انشا کو اس بات پر ایک طرح سے تکبر بھی تھا، اپنے آپ کو خالص لکھنوی کہتے ہے نا، دلی والوں سے ان کی خوب چشمک بھی رہی ہے۔ اب دلی والے بھی کون سے دہلی والے؟ جو دلی سے آ کے لکھنؤ میں آباد ہو گئے، اب وہ لکھنؤ میں ہی مقیم تھے، اکثر نے یہیں پر وفات پائی لکھنؤ میں، مگر کیونکہ وہ ایک کچھ پہلے یا بذات خود دہلی سے لکھنؤ آئے تھے، اور انشا کی پیدائش یہیں اودھ میں ہوئی تھی فیض آباد میں، ورنہ انشا کے بھی بزرگ دہلی میں مقیم تھے، دہلی میں رہتے تھے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو اہم ترین شعراء مانے جاتے ہیں دبستان لکھنؤ کے، ان میں سے ایک جو نام ہے سید انشا کا، اور جس کی تصانیف نثر میں بھی ہیں نظم میں بھی ہیں، اور بہت ہی ذہین اپنے زمانے کا آدمی ہے، وہ بذات خود اس کے اسلاف دہلی میں تھے مقیم، دہلی سے ہی آئے تھے لکھنؤ، مگر کیونکہ ان کی خود کی پیدائش اودھ میں ہوئی اور لکھنؤ میں پوری زندگی گزری، تو اپنے کو پکا لکھنوی، سچا لکھنوی کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1752 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شیخ قلندر بخش جورت، یہ بھی لکھنؤ کا ایک بڑا شاعر، ان کی پیدائش ہو رہی 1748 عیسوی میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 10 سال، 5 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال کے ڈیفرنس میں جو لوگ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی ادب، وہ معاصرین کہلاتے ہیں، اسی عصر کے، زمانہ کیونکہ وہی ہوتا ہے نا۔ تو جس وقت نذیر اکبر آبادی، میں نے کہا کہ 11 سال کی عمر سے کہا جاتا ہے انہوں نے شاعری کر دی تھی، اور جیسے جیسے ان کی شاعری پروان چڑھ رہی تھی، جوان چل رہی تھی، اس وقت دیکھیے کہ لکھنؤ دبستان بھی آباد ہو چکا تھا، اور دہلی میں بھی شعراء تھے مقیم، اور وہاں بھی اچھی خاصی شاعری ہو رہی تھی۔ تو یہ تمام لوگ میر کے، نذیر اکبر آبادی کے ہم عصر کرائیں گے، چاہے وہ میر ہو، چاہے وہ سودا ہو، چاہے وہ گردیزی ہو، چاہے وہ میر سوز ہو، یا لکھنؤ میں سید انشا ہوں، جرت ہوں، مصفی ہوں۔ مصفی کی پیدائش بھی بالکل نذیر کے آس پاس کے ہیں۔ مصفی 1745 سے 47 کے بیچ میں ان کی بھی پیدائش ہو رہی۔ غلام حمدانی مصفی، اور وہ بھی دہلی سے رخت سفر کر چکے ہیں اور لکھنؤ میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے علاوہ اور بہت شعراء ہیں۔ رند ایک بڑا نام ہے اس وقت جو شاعری کر رہا ہے، یہ بھی ہیں، نواب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رند اپنا تخلص کرتے تھے، اصل نام
सैयद मोहम्मद था, दरबार से वाबस्ता। तो मैंने कहा कि खुद उनके वालिद जो है लखनऊ दरबार में बड़े मनसबदार थे, अमीर के ओहदे पर थे और शायरी का उनको शौक था। उनकी भी चश्मक कई लोगों से रही, इंशा से भी रही है, जुर्रत से भी रही है और मुसफ़ी से भी रही है। बहरकैफ अब देखिए इतने बड़े बड़े नाम हैं, सारे लोग जो शायरी कर रहे हैं वहां पर। अब जब बात होगी नज़ीर अकबराबादी के अहद की, तो आप समझ जाइए कि अहद कैसा है। यानी वो अहद है जिसमें अदबी तौर पर भी कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अदब तख्लीक किया जा रहा है, कसरत से अदब लिखा जा रहा है। अहदे ज़र्री कह सकते हैं इसे आप। हालांकि हमारे तस्किरा निगारों ने इसमें दयानतदारी से काम नहीं लिया, उसकी कई वजह हैं। अहदे ज़र्री जरूर कहा मगर नज़ीर का कहीं नाम नहीं लिया, मगर हकीकत ये है कि अहदे ज़र्री है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक दिल्ली दबिस्तान शायरी का और एक लखनऊ दबिस्तान, और इसी के साथ एक तीसरी जगह पे भी शायरी हो रही है जहां पर सिर्फ एक शख्स है बड़ा जो शायरी कर रहा है, मगर वो अपने आप में वो वाहिद शख्स होने के बावजूद एक तंजीम की हैसियत रखता है, और उसका नाम है वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी। तो जाहिर सी बात है, आप आगरा को, अकबराबाद को दबिस्तान नहीं कह सकते हैं। शोरा की उतनी तादाद, उदबा की उतनी तादाद वहां पर नहीं है जितनी तादाद दिल्ली या लखनऊ में है। लेकिन एक उस्ताद वहां पर है शायरी का जिसे नज़ीर अकबराबादी कहते हैं, और उसका कलाम इस मकदार में है। कलाम में इतनी नई जिहतें हैं, कलाम में इतना नयापन है, इतना नुदरत है, उसने पूरी एक नई राह तैयार करी है। ठीक है, एक सिनफे शायरी जो बाद में मकबूलियत में जिसकी इजाफा होता है, उसका मुजिद अगर कहा जाए नज्म का तो गलत नहीं होगा। तो एक ऐसा शायर वाहिद होते हुए भी अपने आप में एक तंजीम की हैसियत रखता है। ठीक है, बात हो गई क्लियर? अब देखिए और उस अहद का क्या मामला है कि उस अहद में जो शायरी हो रही है वो किस तरह की शायरी हो रही है, यानी किन असनाफ को ज्यादा बरता जा रहा है शेर में, और किन मौजूआत को पेश किया जा रहा है। अब इसनाफे शायरी पे जब आप नजर डालेंगे तो गजल हमारी शायरी का इब्तिदा से ही आप देखेंगे, चाहे वो दक्कन हो, दक्कन से पहले भी कर लेते हैं खुसरू का हिंदवी कलाम, जहाँ पर फारसी और हिंदवी शायरी को मिलाकर गजलें कह रहे होते हैं। तो वहीं से अगर शुरुआत कर लीजिए और फिर दक्कन में जो शायरी है और उसके बाद शुमाली हिंदुस्तान की जो शायरी है, गजल हमेशा से मकबूल तरीन सिनफे शायरी रही उर्दू के ताल्लुक से। उस अहद में भी सबसे ज्यादा जो कसरत से चीज लिखी गई है वो गजल है। गजल के बाद जिस चीज की बारी आती है वो है कसीदा निगारी। दिल्ली में भी कसीदा निगारी है, लखनऊ दबिस्तान बनने के बाद लखनऊ में तो बहुत कसीदे का चला नाम हुआ। ठीक है, सौदा ने लखनऊ में बड़े खूबसूरत, हालांकि दिल्ली में भी लिखे, लखनऊ आकर बहुत खूबसूरत कसायद लिखे। कसायद की ही हैयत में एक कसीदे का दूसरा फॉर्म है, वो भी किया जाता है जिसमें मदह की जगह मजम्मत होती है, जिसे हम हजू कहते हैं। तो गजल कसीदा और उसके बाद मसनवियां, चाहे वो सहरुल बयान हो, गुलजारे नसीम हो, या
دہلی میں میر تقی میر نے جو مثنویاں لکھی ہیں وہ دریائے عشق وغیرہ. پھر لکھنؤ میں شوق لکھنوی کی زہر عشق کو، تیسرے نمبر پر مثنوی. اس کے علاوہ مرثیہ بہت ہے. دہلی میں کم لکھے گئے، حالانکہ لکھے گئے. میر تقی میر نے خود مرثیہ لکھا، مرزا محمد رفیع سودا نے لکھا ہے. لیکن لکھنؤ میں مرثیے کو بہت فروغ ملا، اور لکھنؤ کے میں آپ سمجھ لیں کہ انیس و دبیر و دلگیر ضمیر خلیق وغیرہ، یہ جتنے بڑے نام ہیں، مونس، انس، عشق، تاشو، کلاسیکی مرثیے کے یہ جتنے بڑے استاد ہیں جو میں نام لے رہا ہوں، ان سب کا تعلق لکھنؤ سے. تو چوتھی چیز کیا ہو گئی؟ مرثیے کو بہت فروغ ملا، مرثیے لکھے گئے بڑے شان و شوکت کے ساتھ. اس کے بعد رباعیاں، رباعیوں میں بھی آپ دیکھیں گے انیس کی رباعیاں بہت اچھی ہیں، اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے، اثر بہت رکھتی ہیں 4 مصروں. ویسے ہی دبیر نے بھی کثرت سے رباعیاں لکھی. دوسرے جو شعراء ہیں لکھنؤ کے، انہوں نے بھی رباعیاں لکھی ہیں. 5ویں چیز رباعی ہوتی ہے. یہ 5 اہم چیزیں. ایک نئی صنف ہے جو دہلی دبستان میں نہیں پائی جاتی تھی، وہ لکھنؤ میں ایک طرح سے اس کی ابتدا بھی ہوئی اور انتہا بھی. اس کے نقوش ملتے ہیں تکن میں، حالانکہ وہ شعوری طور پر نہیں کہی جا رہی، ابھی میں نے اس کا نام نہیں لیا. دہلی دبستان میں وہ صنف شاعری ہے ہی نہیں. اودھ میں اس کی شروعات ہوتی ہے. لکھنؤ میں اسے اتنا فروغ ملتا ہے کہ وہ الگ سے ایک شاعری کی صنف بن جاتی. یعنی لکھنؤ میں ایک طرح سے ابتدا ہوئی اور لکھنؤ میں ہی اس کی انتہا ہو گئی، خاتمہ بھی وہیں ہوتا. اور اس صنف شاعری کو ریختہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ریختہ سے یہ الگ ہے. یہ خاص کر آپ طالب علموں کے لیے یہ بات ذہن نشین کرا دیں کہ ریختہ اردو شاعری کا قدیم نام. ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. غالب کا شعر ہے نا. اسی طرح سے ریختہ رتبے کو پہنچایا ہوا اس کا ہے، معتقد کون نہیں میر کی استادی کا. یہ سب ریختہ کہا جا رہا ہے اردو کی شاعری کو. غالب خود جو ہے تعریف کر رہے ہیں میر، کیونکہ ان سے پہلے کے ہیں کہ تم تو ہے ہی ہو بڑے شاعر. غالب کی اپنی اسٹائل بھی ہے، مگر وہ صرف استاد ایک ہی آدمی کو مانتے تھے، میر تقی میر کو کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر تھا. تو ریختہ الگ ہے اور ریختی شاعری کی ایک صنف. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 نمائندہ اصناف ہیں جن پر اس وقت لکھا جا رہا ہے. اس میں آپ کو نظم دکھائی نہیں دیتی. ایک شخص ہے جو ان دونوں جگہوں سے الگ نظم لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب نظیر کا عہد دیکھ لیجیے کہ عام طور پر جو ہماری کلاسیکی شعری اصناف ہیں انہی کو سب سے زیادہ لکھا جا رہا ہے. ان میں جو موضوعات پہ اب آ جائیے پیش کیے جا رہے ہیں وہ بھی موضوعات آج بھی غالب حسن و عشقی ہیں، چاہے وہ دہلی ہو چاہے وہ لکھنؤ ہو، چاہے عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی. فلسفہ کہیں آئے گا تو وہ بھی وحدت الوجود کے تحت آ رہا ہوتا ہے، تصوف کے تحت آ رہا ہوتا ہے. صرف مرثیے کو ہٹا دیں تو، اس لیے کہ مرثیے